एक गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। किशोर अपने घर के बाहर बैठा कुछ सोच रहा था कि उसके पड़ोस के लक्ष्मण चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि किशोर, कब तक ऐसे ही उदास बैठे रहोगे? क्या करूं चाचा, जब पिताजी थे उनके कमाई से घर चलता था, माँ की दवाई आती थी, अब तो वो भी नहीं रहे। न जाने भगवान कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं। अरे किशोर, तुम अब बड़े हो गए हो, जाके कहीं काम धंधा ढूंढो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाचा, जाना ही पड़ेगा, घर का राशन भी खत्म हो गया है। किशोर, तुम पास वाले ढाबे में जाकर देखो, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। किशोर कुछ सोचता है और फिर वो चाचा के बताए हुए ढाबे की ओर जाता है। वहाँ पहुंचकर ढाबे के मालिक से बोलता है, राम राम मालिक, मुझे काम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ, मुझे रसोइया की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ आता हो तो बताओ। हाँ मालिक, मैं खाना बना लेता हूँ। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम्हें खाना बनाकर दिखाना होगा कि खाना बनाना आता है कि नहीं। तभी ढाबे का मालिक अपने नौकर को पुकारता है। नंदू नंदू, इधर आओ। नंदू आवाज सुनकर भागा भागा आता है और कहता है कि जी मालिक, बोलिए, क्या हुआ? नंदू, ये किशोर है, काम के लिए आया है। इसे लेके जाओ और इससे दाल बनवाओ और मुझसे चखवाओ। अगर इसकी दाल में स्वाद हुआ तो काम पर रखूंगा। ठीक है मालिक, आओ किशोर। नंदू किशोर को रसोई में ले जाता है और उसे चूल्हा जलाने को बोलता है। किशोर चूल्हा जलाता है लेकिन जलता नहीं है, तो नंदू किशोर से कहता है, सुनो किशोर, इसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दो, जल्दी जल जाएगा। किशोर ऐसा ही करता है। चूल्हा जला के मिट्टी का तेल रखने जाता है तो उसके हाथ से तेल का डिब्बा छूट जाता है और सारा तेल वही बिखर जाता है और आग फैलने लगती है। किशोर और नंदू तो बाहर भाग जाते हैं। आग ने पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। सभी ग्राहक घबरा के भागने लगे। आग आग, भागो भागो, ढाबे में आग लग गई। सबको इधर उधर भागता देख ढाबे का मालिक आता है और देखकर सर पकड़कर बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे लड़के, कितना मनहूस है रे तू। तेरे पैर पड़ते ही मेरे ढाबे में आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। भाग यहाँ से, निकल जा। किशोर ढाबे के मालिक को गुस्से में देख करके घर की ओर भाग जाता है। घर पहुंचकर सांस लेता है। उसे परेशान हाफते हुए देख उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, आपने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया है, जा तू भी खा ले। किशोर हाथ मुंह धोकर खाने बैठता है और खाते हुए सोचता है कि पहली बार तो मैं काम करने गया, किस्मत इतनी खराब है कि मेरी वजह से ढाबे में आग लग गई। ऐसे कौन मुझे काम देगा, लेकिन मुझे तो काम करना पड़ेगा। किशोर सुबह उठता और काम की तलाश में बाहर जाता है। चलते चलते वो गांव की दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक मुर्गी पालन दिखता है। वहाँ जाकर वो पूछता है कि नमस्ते मालिक। नमस्ते, बोलिए, कितनी मुर्गियाँ चाहिए? नहीं नहीं मालिक, मुझे काम चाहिए। मेरे लिए कोई काम है आपके पास? ओह, तो ऐसे बोलो ना भाई। मुझे इन मुर्गियों की देख रेख के लिए एक आदमी चाहिए जो इनकी रक्षा कर सके। यहाँ बिल्ली कुत्ते मुर्गियाँ चुरा लेते हैं, क्या तुम कर पाओगे? जी मालिक, मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यहीं बैठकर इनकी रखवाली करो। याद रखना, एक मुर्गी भी गायब हुई तो हर्जाना तुम्हें भरना होगा, और कोई ग्राहक आए तो 300 रुपये की बेचना, कम दाम में मत देना। मुर्गी पालक किशोर को मुर्गी की सुरक्षा का काम देकर किसी काम से घर चला जाता है। किशोर मुर्गियों की देख रेख करता है। इधर उधर टहलने के कुछ समय बाद किशोर उबासियां लेता हुआ बोलता है कि कमाल है, कोई आसपास नहीं दिख रहा है। दोपहर हो गई है, अकेले बैठे बैठे मैं भी ऊब गया हूँ।
वो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ठंडी हवा चलने की वजह से किशोर को नींद आ जाती है। और कुछ देर बाद मुर्गी पालक वापस आता है तो वो देखता है कि किशोर सो रहा है। उसे सोता देख मुर्गी पालक गुस्से में आ जाता है, फिर कुछ सोचता है और खुद से कहता है कि ये यहाँ आराम से सो रहा है, ऐसे तो मेरी मुर्गियाँ गायब करवा देगा। अभी मजा चखाता हूँ। ये कहकर मुर्गी पालक पिंजरे से 2-3 मुर्गियां निकाल के अंदर रखाता है और बाहर आता है और किशोर को अभी भी सोता देख उसके पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओए लड़के, तू यहाँ आराम फरमा रहा है? मुर्गी पालक की आवाज सुन किशोर घबराता हुआ उठता है। वहाँ मुर्गियों के पिंजरे खुले हैं और पिंजरे की मुर्गियाँ कहाँ हैं? किशोर की नजर खुले पिंजरे की ओर जाती है। वो भागता हुआ वहाँ जाता है और कहता है कि मालिक, ये मुर्गियाँ कहाँ चली गईं? अभी तो सब यहीं थी। ये तो तू बता कि मुर्गियाँ कहाँ गईं। अब इसका भरपाई कौन करेगा? लाइन के पैसे दे। मालिक, मुझे नहीं पता मुर्गियाँ कहाँ चली गईं और मेरे पास नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। किशोर उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और उसे ऐसा गिड़गिड़ाते देख मुर्गी पालक कहता है, ठीक है, एक काम कर, तू यहाँ से जा। तेरे भरोसे रहा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। किशोर मुर्गी पालक की बात सुन उसका शुक्रिया करता हुआ जा ही रहा था कि मुर्गी पालक उससे कहता है, सुन, ये ले 50 रुपए, तेरे काम आएंगे। नहीं मालिक, मैं नहीं ले सकता। मैंने आपका नुकसान कर दिया है और आप मुझे पैसे दे रहे हैं। अरे चल, कोई बात नहीं, ले जा और जा यहाँ। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी माँ सोई हुई है। वो भी बिना किसी आवाज के पास के चारपाई पर जाकर सो जाता है। किशोर जागता है और अपनी माँ को शाम वाली दवाई देता है, लेकिन देखता है कि दवाई खत्म हो गई है तो कहता है कि माँ, ये दवाई तो खत्म हो गई है। हाँ बेटा, कल ही खत्म हो गई थी। तो माँ, बताना चाहिए था। रुको, मैं जाता हूँ, बाजार से दवाई लेकर आता हूँ। किशोर घर के अंदर जाता है और एक बर्तन में देखता है कि बस 20 रुपए ही बचे हैं। वो पैसे लेकर बाजार की ओर चला जाता है। किशोर मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वो दवाई देखकर कहता है, भाई, ये वाली दवाई दे दो। ये लो, 135 रुपए हुए। भैया, मेरे पास बस 70 रुपए हैं, दे दो। बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा मालिक मुझे डांट मारेगा। किशोर उसकी बात सुन दुखी मन से चला जाता है और सोचता है कि क्यों न कहीं काम करके बाकी पैसे की व्यवस्था कर लूं। हाँ, यही सही रहेगा। किशोर काम की तलाश में एक मिठाई की दुकान पर जाता है और काम मांगता है तो मिठाई वाला किशोर से कहता है, नहीं भाई, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम जहाँ काम कर रहे हो उनका नुकसान हो जाता है। माफ करो भाई, जाओ यहाँ से। ऐसे ही कई दुकानों और लोगों से काम मांगने के लिए किशोर इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी काम देने से मना कर दिया जाता है। वो उदास होकर घर चला जाता है और उसे देख उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? माँ, दवाई नहीं मिली। अरे मेरे लल्ला, क्यों चिंता करता है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तू बस अपना ख्याल रखा कर। चला, खाना खा ले। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन किशोर उठता है और देखता है कि उसकी माँ अभी तक सोई हुई है, तो वो घर के छोटे मोटे काम करता है। काम खत्म करके अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ उठो। माँ, कब तक सोती रहोगी? किशोर के बोलने पर भी उसकी माँ नहीं जगी, तो वो उनका हाथ पकड़ के पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं देती माँ। आखिर जवाब भी कैसे देती? उनका रात को ही देहांत हो गया था। किशोर ये देख रोने लगता है
उसकी आवाज़ सुन पड़ोसी उसके घर आ जाते हैं। माँ, तुम्हें तो एक सहारा थी, तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं किसके सहारे रहूंगा? अब मैं क्या करूंगा? किशोर अपनी माँ के जाने से बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सबका मानना था कि किशोर एक मनहूस इंसान है और इसके पास जाने से हमारे साथ गलत हो सकता है। और उनमें से एक लक्ष्मण चाचा किशोर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा किशोर, जो होना था हो गया, अब होने को कौन रोक सकता है? तुम शांत हो जाओ, चलो बेटा इनका अंतिम संस्कार करें। लक्ष्मण चाचा और किशोर क्रियाकर्म करके गांव वालों के साथ किशोर की मां का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। अंतिम संस्कार करके सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। किशोर भी उदास मन से अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को याद करता हुआ कहता है कि अब तो मेरी माँ भी नहीं रही, अब किसके सहारे रहूंगा? और गांव के लोग भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। किशोर इतना सामान बांध ही रहा था कि लक्ष्मण चाचा खाना लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ किशोर, कहाँ जा रहे हो सामान लेकर? चाचा, मैं इस घर और गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। लोग मुझे मनुष्य समझते हैं और लोग काम भी नहीं देते। लेकिन बेटा तुम जाओगे कहाँ, क्या करोगे, रहोगे कहाँ? चाचा, पता नहीं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन अब मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, भगवान तुम्हारा साथ दें। ये अपने साथ खाना ले जाओ, रास्ते में काम आएगा। किशोर अपने घर और लक्ष्मण चाचा को अलविदा कह के गाँव से जाने लगता है। चलते चलते शाम हो जाती है। किशोर जंगल के अंदर चला जाता है और वहाँ किशोर को एक पुराना घर दिखता है। उसे देख किशोर कहता है, ये घर और जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। खैर, रात हो गई है, आज की रात यहीं गुजार लेता हूँ। किशोर उस पुराने घर के अंदर जाता है। जैसे ही खाना खाने बैठता है तो उसे एक आवाज आती है, आ गए मक्खीलाल। कौन है? कौन है? तभी एक बूढ़ा साधु किशोर के पास आता है और किशोर से कहता है, कैसे हो मक्खीलाल सेठ? कौन मक्खीलाल सेठ? बाबा, मेरा नाम किशोर है। वो तो तुम इस जन्म में किशोर हो, पिछले जन्म में मक्खीलाल सेठ थे तुम। इतने निर्दयी अधर्मी लालची थे कि लोगों की धन दौलत जमीन हड़प लेते थे। तुम्हारे में अमीर होने का इतना घमंड था, अपने पैसों के आगे लोगों की जान की कीमत नहीं समझते थे। लोगों ने तुम्हें बहुत बद्दुआएं दी थी। याद है, ये घर तुम्हारा ही है। इसी जगह एक बूढ़ी औरत पैसों की कमी की वजह से अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाई और उसका बेटा मर गया। उसी की बद्दुआ लगी और तुम इस जन्म में अपने पाप का फल भुगत रहे हो। बाबा, बहुत भुगत चुका हूँ। लोग मुझे काम नहीं देते थे, मुझे मनुष्य समझते हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ भी बिना इलाज के मर गई। बाबा, मेरी सहायता कीजिए, ये पाप कैसे हटेगा? कब तक मुझे ऐसे तड़पना पड़ेगा? उसकी बात सुन साधु कहता है कि मक्खीलाल, अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। जितना तुम्हें भुगतना था तुम भुगत चुके हो और अब तुम जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। किशोर साधु को धन्यवाद करता है और अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर एक बड़े सेठ के पास काम करता है और अपना जीवन यापन करता है।